नमस्कार, यूपी पीसीएस वन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस सेशन में हम लोग हिस्ट्री के पीवाईक्यू को करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके तहत पहला सेशन ऑलरेडी कल हम लोग कवर कर चुके थे और आज ये हमारा दूसरा सेशन है। कोशिश है कि डेली 20-25 क्वेश्चन के आसपास अगर हम लोग लेकर के चलते हैं तो ठीक ठाक समय में 15-20 दिन में या मान के चलिए मैक्सिमम 15 से 18 दिनों में पूरा का पूरा हम हिस्ट्री के पीवाईक्यू को कवर कर लेंगे। हमारी कोशिश है यहाँ पर कि यूपी पीसीएस के साथ साथ में यूपी पीसीएस के साथ साथ में यूपी एसएससी के जो भी पीवाईक्यू हैं हम इन्हें भी यहाँ पर आपके साथ एक बार साझा करें, जिससे कि जो पीवाईक्यू है वो तैयार हो जाए और अगर पीवाईक्यू से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो गलत ना होने पाए। देखिए, अगर हम 60-65 या इवन मोर और लेस देन 70% क्वेश्चंस को देखें तो वो कहीं ना कहीं पीवाईक्यू से रिलेटेड होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन है, पॉलिटी का कोई क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन है, साइंस के क्वेश्चंस हैं, तो उनके कभी-कभी ऑप्शंस को चेंज कर दिया जाता है, कभी कथन कारण को बदल दिया जाता है, कभी कूट में कर दिया जाता है, लेकिन प्रश्नों की जो प्रकृति या नेचर है वो लगभग हमें एक जैसी कहीं ना कहीं मिलती है। सो हमारी कोशिश ये है कि हम पीवाईक्यू को बिल्कुल भी ना गलत करें और जो नए प्रश्न आ रहे हैं इनके माध्यम से उन्हें भी हम टैकल करने की पूरी कोशिश करें। क्लियर है? तो चलिए अपने सेशन को हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। पहला सेशन कल हम लोग कर चुके हैं और आज ये हमारा दूसरा सेशन है, तो बिना देरी के हम लोग अपने आज चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। देखिए, उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर दिख रहा होगा। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों की भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व क्रम में व्यवस्थित करिए। एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप एंशियंट हिस्ट्री देख रहे हैं या आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो एंशियंट हिस्ट्री में कुछ टॉपिक्स के फिक्स क्वेश्चन है कि वो उन्हीं नेचर से पूछते हैं। जैसे अगर आप पाषाण काल पढ़ रहे हैं या पाषाण काल को देखते हैं तो पाषाण काल से ज्यादातर इनके स्थल से प्रश्न पूछे गए हैं कि कौन सा स्थल कहाँ पर है। वहीं पर अगर आप ताम्र पाषाण साइड देखेंगे तो यहाँ पे भी इनके स्थल से ही प्रश्न पूछे गए हैं कि कौन सा स्थल कहाँ पर है या कहाँ से प्राप्त हुआ है। सेम एज अगर आप हड़प्पा देख रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता की बातें करते हैं तो हड़प्पा से दो नेचर के प्रश्न बनते हैं। पहला कि किस स्थान की खोज किसने किया है और साथ ही में उस स्थल से क्या मिला है। मतलब जैसे मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, चुनहुदड़ो से क्या मिला है, जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, कांच की चूड़ियां कहाँ से मिली है, पहली बार कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले हुए हैं, जूते हुए खेत कहाँ पर मिले हैं, किलेबंदी कहाँ पर की गई है। इस प्रकार से प्रश्न आपको हड़प्पा से ज्यादा मिलते हैं। इसके बाद जब हम वैदिक से आते हैं तो वैदिक में सबसे ज्यादा जो प्रश्न बनते हैं ये इनकी शब्दावली से बनती है। मतलब शब्दावलियों का मतलब है कि इनके टर्मिनोलॉजी से प्रश्न बनता है। और सबसे खास बात है कि इनके साथ में जो वेद या मैं यूं कहूं कि जो वैदिक साहित्य है, ठीक है, वैदिक साहित्य में वेद पुराण उपनिषद वेदांग ये सारी चीजें आ जाती हैं। उनसे रिलेटेड कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो ये बात ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी इसके बाद जब आप आएंगे, मान के चलिए कि 16 महाजनपदों में, तो 16 महाजनपद की मैं बात करूं तो इनसे फिक्स क्वेश्चन है कि किस जनपद की राजधानी क्या रही है। उसके बाद में फिर आप पढ़ेंगे बौद्ध और बौद्ध एंड बौद्ध बौद्ध के धर्म के साथ ही में जैन धर्म, तो इनसे भी टर्मिनोलॉजी पूछा जाता है। इनकी कौन सी कैसी संगतियां हुई हैं, कौन सी समितियां हुई हैं, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहां तक फिर हम कल के सेशन में और बात कर लेंगे। क्लियर? तो हमें ये बताना है कि कौन सा मध्य पाषाण स्थल की दृष्टि से पश्चिम से पूर्व है, हमें सीक्वेंस में लगाना है। पैसरा, लेखैया, बीरभानपुर और मैदाहा, ये चार स्थल आपके दिए हुए, ये चारों स्थल कैसे हैं, मध्य पाषाणिक है और आपको पश्चिम से पूरब लगाना है। ये आप पश्चिम से पूरब तब लगा पाएंगे जब आप जान पाएंगे कि कौन सा स्थल कहां पर है। जैसे बीरभानपुर अगर आप देखते हैं तो बीरभानपुर कहां पर है, ये पश्चिम बंगाल में है। वहीं पर अगर आप मैदाहा देखेंगे तो मैदाहा कहाँ है, ये यूपी में है। लेखैया कहाँ है, ये भी आपका यूपी में है। पैसरा कहाँ पर है, तो ये आपका बिहार में है। ठीक है, अब आपको सीक्वेंस में लगाना है, तो सीक्वेंस में लगाने पे आप देखेंगे कि सबसे लास्ट में पश्चिम बंगाल, तो सबसे लास्ट में 3 होगा, तो या तो ये होगा या तो ये होगा, ये दोनों आपके नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि भाई साहब सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, बीरभानपुर पश्चिम बंगाल वाला आएगा। ठीक है,
उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आपका लखैया आएगा, फिर आपका मैदहा आएगा और फिर आपका पैसरा आएगा। इसलिए आपका सी वाला विकल्प सही होगा। ये जानना जरूरी है कि कौन सा स्थान कहां पर है। अगर मैं मध्य पाषाण राष्ट्र के भौगोलिक क्रम की बात करता हूँ पश्चिम से पूर्व, तो मैदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है, लखैया उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में है, पैसरा बिहार में और वीरभानपुर पश्चिम बंगाल में है। क्लियर। अगले प्रश्नों पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से कहां से मिला है? भीमबेटका, हथनौरा, सराय नाहर राय या फिर दमदमा। ये सारे जो साइट्स हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर। कहां से मिला है? भीमबेटका से मिला है। भीमबेटका कहां पर है? भीमबेटका मध्य प्रदेश में है और इसकी खोज किसने की थी? तो बीएस वाकड़कर साहब ने इसकी खोज किया था। खोज किसने किया है? तो वाकड़कर वाकड़कर जी ने इसकी खोज की है। ठीक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अरुण सोनकिया को 1982 में नर्मदा नदी के होशंगाबाद जिले में स्थित हथनौरा नामक पुरास्थल से मानव की एक खोपड़ी के जीवाश्म मिले थे। कुछ विद्वानों ने इसे, ठीक है, कुछ विद्वानों ने इसे होमो इरेक्टस वर्ग के अंतर्गत रखा है तथा इसे अन्य भी विकसित होमो सैंपियंस बताते हैं। इसे नर्मदा मैन भी कहा जाता है। क्लियर। अगले प्रश्नों पे, निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा गया है? निम्न पुरा पाषाणकालीन संस्कृति, मध्य पुरा पाषाणकालीन, उच्च पुरा पाषाणकालीन या हड़प्पा सभ्यता को फलक संस्कृति कहा गया है? सौमित्र, फलक संस्कृति किसे कहा गया है? फलक संस्कृति कहा गया है मध्यपुरा पाषाण काल को। क्लियर है। तो अगर आप थोड़ा सा ढंग से देखेंगे तो इन्हें फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। देखते हैं। भारत के विभिन्न भागों में फलक प्रधान पूर्व पाषाण काल के उपकरण मिलते हैं जिन्हें इस काल में के मध्य में रखा जाता है। फलकों की जो अधिकता के कारण एचडी संकालिया ने मध्य पूर्व पाषाण काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी है। किसने दिया है? एचडी संकालिया ने दिया है। एचडी संकालिया ने किसकी खोज की थी या किसका खनन किया था वो आप बताइएगा। इस उपकरण का निर्माण अच्छे प्रकार के क्वार्टजाइट पत्थर से किया गया है। इसमें चार्ट, जैस्पर, फ्लंट जैसे मूल्यवान पत्थरों का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं। उच्च पुरा पाषाण काल युगीन हड्डियों से बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहां से मिली है? गोदावरी घाटी महाराष्ट्र, नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश, सोन घाटी मध्य प्रदेश या फिर बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से मिली है। ये आपको बताना है कि जो हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा है वो कहां से मिली है? ये बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से मिली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेलन घाटी, याद रखिएगा। क्लियर। इसके उत्तर देख ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद जो प्रेजेंट टाइम पे आप प्रयागराज कहते हैं, यहाँ का एक तहसील है मेजा तहसील। मेजा तहसील में बेलन घाटी के क्षेत्रों के से लोहंदा नाला, नामा नहीं है, लोहंदा नाला है। ठीक, लोहंदा नाला से हड्डी की बनी मातृ देवी की एक मूर्ति मिली है। भारत में उच्च पुरापाषाण काल में मातृ देवी की ये एक मूर्ति मिली है जो कहाँ से? ये मिली है लोहंदा नाला से, बेलन घाटी में। बेलन घाटी प्रयागराज के मेजा तहसील में स्थित है। भारत में उच्च पुरापाषाण काल के भूतात्विक स्तर से यह एकमात्र मूर्ति प्राप्त हुई है। उच्च पुरापाषाण काल से प्राप्त मातृ देवी की मूर्ति विश्व की प्राचीनतम अस्थि निर्मित मूर्तियों में से एक है। क्लियर। अगले प्रश्नों पे हम लोग देखते हैं। देखिए, कोशिश ये है कि कम समय में हम लोग ठीक ठाक चीजों को रिवीजन कर लें। यहाँ मेन उद्देश्य रिवीजन है। वीकेंड में कोशिश होगी कि जो प्रश्न हम अभी कर रहे हैं उन प्रश्नों को भी साथ में एक बार फिर से रिकॉल कर लें। सराय नाहर राय और मैदाहा संबंधित है विंध्य क्षेत्र की नव पाषाण संस्कृति से, विंध्य क्षेत्र की मध्य पाषाण संस्कृति से, गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से या फिर गंगा घाटी की नव पाषाण संस्कृति से। सराय नाहर राय और मैदाहा ये किससे संबंधित है? तो मित्र, ये हमको एक चीज तो पता है कि ये मध्य पाषाण संस्कृति से है, लेकिन किस घाटी से है सराय नाहर राय दमदमा? ये गंगा घाटी से है, क्योंकि ये दोनों आपको सराय नाहर राय और दमदमा मैदाहा ये तीन स्थल है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं एक बार,
सराय नाहर राय मैदाहा और दमदमा, ये तीनों स्थल यूपी के कहां से मिले हैं? प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? आंवला उत्पादन के लिए। ठीक है, देखते हैं। सराय नाहर राय मैदाहा गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृतियों से संबंधित है। सराय नाहर राय प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, जिसकी खोज केसी ओझा जी ने किया है। यहां से 11 मानव समाधियां तथा 8 गर्तवास चूल्हे भी पाए गए हैं। यहाँ एक समाधि ऐसी मिली है जिसमें एक साथ 4 मानवों को दफनाया गया है। सराय नाहर राय मैदाहा और दमदमा मैक्सिमम ये अपने कब्रिस्तान के लिए या फिर आप अस्थियों के लिए, समाधियों, मानव समाधियों के लिए फेमस है। कई बार ये पूछे गए हैं। दमदमा और मैदाहा ये दोनों याद रखिएगा, दोनों कहां पर है? प्रतापगढ़ जिले में है। मैदाहा नामक मध्य पाषाणिक स्थल भी कहां से मिला है? ये प्रतापगढ़ जिले में, जिसकी खोज इलाहाबाद के विश्वविद्यालय जो पुरातत्व विभाग के पट्टी तहसील के लाल बिहारी पांडे जी के सौजन्य से किया गया है। यहां से भी मानव समाधियां प्राप्त हुई हैं और ये मानव समाधियों के अतिरिक्त यहां से पशुओं की अर्धजली हड्डियां, सींग आदि प्राप्त हुई हैं, जिसके कारण इसे वध स्थल भी कहा जाता है। ठीक है, तो शॉर्ट वे में आप समझिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा डिस्ट्रिक्ट? प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट। ये कहां पर है? इलाहाबाद से पहले सुल्तानपुर के बीच में पड़ता है प्रतापगढ़। यहां से 3 स्थल आप याद रखिएगा, सराय नाहर राय, मैदाहा और दमदमा। ये तीनों मध्य पाषाणिक स्थल हैं और यहां से मानव समाधियां मिले हैं। क्लियर? अगले प्रश्नों पे, नवपाषाण कालीन गर्त निवास के अवशेष कहां से मिले हैं? बुर्जहोम, गुफकराल, कुचई या फिर मग महगढ़ा। तो महगढ़ा नहीं है, कचई नहीं है, आपका बुर्जहोम और गुफकराल, इन दोनों से हमको नवपाषाणिक गर्तवास मिलते हैं। और बुर्जहोम और गुफकराल कहां पर है? तो मित्र ये है आपका जम्मू एंड कश्मीर में। इन किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये गर्तवास या फिर चूल्हों गर्तवास के लिए फेमस है। दूसरी सबसे खास बात यह है कि यहाँ से भी मानव के कंकाल मिले हैं, मानव समाधियां मिली हैं। मानव के कुत्तों के साथ दफनाए जाने के भी साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, बुर्जहोम और गुफकराल से। ये जम्मू कश्मीर में है, नवपाषाणिक स्थल है। ठीक है, हमने उत्तर नहीं लगाया, 1 और 2, डी वाला इसका विकल्प हो जाएगा। उत्तरी भारत के नवपाषाण काल के पुरावशेषों में जम्मू कश्मीर झेलम नदी की घाटी में विभिन्न प्रकार के स्थल हमें मिले हैं, जिसमें आपका बुर्जहोम और गुफकराल उत्खनन से गर्तवासों के हमको अवशेष मिलते हैं। कश्मीर में इन दोनों नवपाषाणिक स्थलों की मुख्य विशेषता यहाँ के गर्तवास, विभिन्न प्रकार के मृदभांड, पत्थर और हड्डियों के औजार प्राप्त हुए हैं। बुर्जहोम की खोज 1935 में डी टेरा यूं पीटरसन ने किया। मानव समाधान में कुत्ते दफनाने के साक्ष्य भी बुर्जहोम से मिले हैं, जो मैंने आपको बता दिया है। क्लियर? अगले प्रश्नों पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 7 पे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। कच्चे एवं पक्के मकान, नदी तट अधिवास, शैलाश्रय अधिवास और गर्त अधिवास। देखिए, मानव सबसे पहले कहां रहेगा? भाई सबसे पहले मानव क्या मकान बनाना प्रारंभ करेगा? नहीं, पहले तो वो ऐसे ही खुले स्थानों पर रहने की कोशिश करेगा, नदी के तट पर रहने की कोशिश करेगा। तो सबसे पहले हम कहां पे रहते हैं? सबसे पहले हम रहते हैं खुले स्थानों पर। उसके बाद फिर हम कच्चे एवं पक्के मकान बनाने की कोशिश करते हैं, और फिर जब कच्चे और पक्के मकान फिर शैलाश्रय, फिर हम पहाड़ों एवं गुफाओं में रहेंगे। फिर कहां पर हम रहेंगे? पहाड़ों और गुफाओं में रहेंगे। उसके बाद फिर हम कच्चे और पक्के मकान बनाने की शुरुआत करेंगे, और फिर सबसे बाद में अगर मैं सही तरीके से देखूंगा, शैलाश्रय, मकान तो बाद में आएंगे मित्र, मकान हमारे कहां पर आएंगे? सबसे बाद में आएंगे। ठीक है, तो पहले हम नदी तट पे रहेंगे, इसलिए मैं समझा रहा हूं जिससे कि आप इजिली मिला ले जाएं, क्योंकि जो पूरा पूरा पाषाण काल है, इसका जो निवास स्थल लोगों के रहन रहा है, रहने का एक माध्यम रहा है, वो नदी तट के
अधिवास रहा है। मध्य पाषाण काल की अगर मैं बात करूं तो मध्य पाषाण काल के लोग शैल आश्रय एवं अधिवास करते थे, मतलब गुफाओं और जंगलों में ये रहना प्रारंभ कर दिए थे। उसके बाद में फिर नवपाषाण काल के लोग आए हैं, तो ये गर्त अधिवास बनाने लगे हैं, जैसे कि अभी हमने बुर्जुहम और गुफकराल देखा, ये नवपाषाणिक स्थल है। उसके बाद फिर ताम्रपाषाण काल में अगर आप देखते हैं तो कच्चे और पक्के मकान बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो 2 3 4 और 1, 2 2 3 4 और 1 बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, पूरा पाषाण काल नदी तट अधिवास, मध्य पाषाण का शैलाश्रय अधिवास, नवपाषाण गर्तवास और साथ ही में ताम्र पाषाण कच्चे एवं पक्के मकान। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ये पूछ रहे हैं कि कौन सा साइट्स किससे संबंधित है, आपको ये बताना है कि कौन सा साइट किससे संबंधित है। अगर मैं बात करूं वीरभानपुर की, तो वीरभानपुर कहां पर है, ये पश्चिम बंगाल में है। लौह पाषाण उपकरण यहां से प्राप्त हुए, क्योंकि भी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले ऊपर देखा है। ए का चौथा, तो ए का चौथा कहीं पर है, ए का चौथा यहां पर है। बाकी अगर हमें नहीं भी पता है तो भी हमारा काम चल जाएगा, ऑप्शन हमें एक से ही मिल गया और वो है आपका बी वाला। उज्जैन से हमें क्या मिलता है, तो गौरिक मृद भांड हमें यहाँ से मिले हैं। कायथा क्या है, ये एक ताम्र पाषाण निधि है। और आहर या आहर ये बनास संस्कृति से संबंधित है। ठीक है, आगे देखते हैं। हमें सही सुमेलित करना, तो हमने बता दिया कि जो आपका वीरभानपुर है, यहाँ से लौह पाषाण उपकरण, उज्जैन गौरिक मृद भांड, कायथा ताम्र निधि और फिर आहर या आहर ये बनास संस्कृति है। इतना आप ध्यान रखिएगा। क्लियर। अगले प्रश्नों पे, प्रश्न संख्या 9, हड़प्पा कालीन स्थल और उनकी उपज, मतलब किस स्थल से क्या चीज हमें उपज हुआ है या प्राप्त हुआ है, ये आपको बताना है। मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे कहा कि सामान्यतः हड़प्पा काल से ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस स्थल से हमें क्या मिला है, किसकी क्या विशेषता रही है, कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां अगर रही हैं तो वही चीज हमें यहाँ से देखने को मिलता है। क्योंकि सबसे खास बात है कि हड़प्पा की लिपि पढ़ने में आई नहीं है, इसलिए हमारे लिए जो चीजें उत्खनन से मिलती हैं या फिर पुरातात्विक चीजों से हमें पता चलती हैं, वही हमारे लिए एक प्रकार से जानकारी का स्रोत बनते हैं। क्लियर। बनावली, हुलास, शिकारपुर और कुंत कुंतासी, बादाम, गेहूं, कोदो या फिर रेशम सूती वस्त्र, आपको बताना है मित्र कि कहां से क्या मिला है। तो बनावली से क्या मिला है, बादाम मिला है। हुलास से गेहूं मिला है। शिकारपुर से कोदो मोटा अनाज है ये। और कुंतासी से रेशम सूती वस्त्र। तो आपका 1 2 3 और 4 नवे का कौन सा हो जाएगा, विकल्प ए वाला सही सुमेलित हो जाएगा। ठीक है, हड़प्पाई स्थल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, फिर हड़प्पा संस्कृति की बस्तियां और जिस नदी पर वो स्थित थे हमें वो बताना है। मैंने आपसे क्या कहा, देखिए 2 चीज तैयार कर लीजिएगा। एक तो हड़प्पा स्थल, इसकी खोज किसने किया, किस राज्य में है और किस नदी तट पर है। ये 3 अगर मैक्सिमम तैयार हो गया तो ये अच्छा, एक चीज और, क्या मिला है, बस इतने में आपका पूरा प्रीलिम्स के बिहाफ पर तैयार हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल और रोपण, भोगवा नदी, घग्घर नदी, रावी नदी और सतलज नदी। हड़प्पा किस नदी के तट पर था, आपको ये बताना है कि हड़प्पा किस नदी के तट पर था। अगर ये भी हमको पूछना पड़े तो फिर लानत है। तो आप क्या बताएंगे, हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। कालीबंगा किस नदी के तट पर है मित्र, तो कालीबंगा ये आपका घग्घर नदी के तट पर है। लोथल भोगवा नदी के तट पर है और रोपण आपका सतलज नदी के तट पर है। सो अगर आप इस प्रकार से सुमेलित करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, ए वाला विकल्प आपका हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कालीबंगा रावी नदी के तट पर है, सॉरी हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। रोपड़ पंजाब में सतलज नदी के तट पर है। लोथल की मैं बात करूं तो ये भोगवा नदी पर है और कालीबंगा घग्घर नदी पर है। क्लियर, ये याद रखिए। आगे देखते हैं, ये चीज मैंने आपको बता दिया है। ठीक, हड़प्पा कालीन स्थल और उनकी स्थितियां, कौन किस स्थिति में किस राज्य में है, आपको ये बताना है। मांडा, दैमाबाद, कालीबंगा और राखीगढ़ी, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र। ठीक है, मांडा कहाँ से मिला है, ये जम्मू कश्मीर से मिला है। अगर आप हड़प्पा सभ्यता की बात करेंगे तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट,
ईस्ट वाला ये आपका जम्मू कश्मीर में है, दैमाबाद महाराष्ट्र में है, यूपी में, और वेस्ट में सुत का गेंडोर। तो आप याद रखिएगा, मांडा, सुत का गेंडोर, दैमाबाद और आलमगीरपुर, ये इसके नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट क्षेत्र है, मतलब उसका अंतिम छोर है। कालीबंगा और राखीगढ़ी, कालीबंगा कहां से मिला है? तो मित्र, कालीबंगा की अगर मैं बात करूं तो कालीबंगा आपका मिला है मांडा जम्मू कश्मीर हो गया, दैमाबाद महाराष्ट्र हो गया, उसके बाद में कालीबंगा ये आपका मिला है राजस्थान से, कालीबंगा है राजस्थान में, और राखीगढ़ी कहां पर है? हरियाणा में है। वेरी गुड। हाँ, आंसर भी मैं लगा देता हूं, एक का तीसरा तो यही वाला विकल्प हो जाएगा, मैं तो फालतू में मिला रहा था। ठीक है, ऑप्शन बी है दैमाबाद महाराष्ट्र में है, कालीबंगा राजस्थान में है, राखीगढ़ी हरियाणा में है, पाडरी गुजरात में है, हुलास उत्तर प्रदेश में है, और मांडा जम्मू कश्मीर में है। क्लियर? अब यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ काम किया है जिससे कि आपको मदद मिल जाए, और यकीन मानिए कि यहाँ से बहुत ज्यादा बेनिफिट्स आपको होने वाले हैं। पहला है आपका जो स्थल है वो है हड़प्पा। हड़प्पा कहां पर है? ये पंजाब राज्य में है। क्या आपको दिख रहा है? दिख रहा है, मैं पेन चेंज कर लेता हूं, मैं पेन कर लेता हूं येलो। ठीक, हड़प्पा कहां पर है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, रावी नदी के तट पर है। इसी सभ्यता का नामकरण हड़प्पा के नाम पर ही सभ्यता का नामकरण किया गया है। मोहनजोदारो कहां पर है? मोहनजोदारो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। किस नदी तट पर है? सिंध नदी तट पर है। इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि मोहनजोदारो से हमें विशाल स्नानागार मिला है। धौलावीरा ये गुजरात में कच्छ जो नदी कच्छ के तट पर है, और यहाँ की सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि जो धौलावीरा अपनी विशिष्ट जल प्रबंधन प्रणाली के लिए जाना जाता है। लोथल कहाँ पर है? लोथल आपका गुजरात में है, भोगवा नदी के तट पर है, और यहाँ पर हमें कृत्रिम गोदीवाड़ा या बंदरगाह देखने को मिलता है। कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ पे है? ये राजस्थान में है, घग्गर नदी के तट पर है, और कालीबंगा से अग्नि वेदिकाएं हमको मिली हैं, ये इसके लिए फेमस है। राखीगढ़ी ये कहाँ पर है? राखीगढ़ी हरियाणा में है, घग्गर नदी के तट पर है, और भारत का ये सबसे बड़ा स्थल है। कैसी? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। ये कहाँ से मिला है? हरियाणा से मिला है। अगर मैं बनावली की बात करता हूँ, बनावली ये हरियाणा में है, घग्गर नदी के तट पर है, और अपने इस सुव्यवस्थित नगर के लिए जाना जाता है। रोपण जिसे रूपनगर के नाम से जाना जाता है, ये पंजाब राज्य में है, सतलज नदी पर है, और प्रारंभिक हड़प्पाई स्थलों में से एक है रोपण। अगर मैं बात करता हूँ सुरकोतला की, ये गुजरात में है, कच्छ के तट पर है, और यहाँ से घोड़ों के अवशेष मिले हैं। हालांकि हड़प्पा से घोड़ों के अवशेष बहुत ज्यादा तो नहीं मिले हैं, लेकिन फिर भी आपको इस जगह से बहुत ना के बराबर घोड़े के अवशेष देखने को मिलते हैं, तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। वहीं पर अगर मैं देसलपुर की बात करूं, ये गुजरात में अरब सागर के तट पर है, और ये तटीय व्यापार के लिए जाना जाता है देसलपुर। चुनहुदड़ो ये पाकिस्तान में है, सिंध नदी के तट पर है, और चुनहुदड़ो से मनका बनाने के कई कारखाने मिले हैं, कई साइट्स मिले हैं, तो इसलिए मनका बनाने की जो सर्वोत्तम व्यवस्था हमें देखने को मिलती है वो चुनहुदड़ो से मिलती है। कोटदीजी की मैं बात करूं तो कोटदीजी पाकिस्तान प्रांत में है, सिंधु नदी के तट पर है, और यह भी प्रारंभिक हड़प्पाई स्थलों में से एक है। ये 12 स्थल थे कुछ इंपॉर्टेंट, ये मैंने आपको एक बार रिवीजन करा दिया। ऐसे ही किसी अन्य दिन हम क्या करेंगे कि इन्हीं स्थलों के साथ ही में क्या क्या बेसिक चीजें मिली हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो हमारा रिवीजन हो जाएगा। अगले प्रश्नों पे, मोहनजोदड़ो की प्रसिद्ध पशुपति मोहर पर किन देवताओं की पशुएं अंकित हैं? मतलब उन मोहरों पे कौन कौन से पशु अंकित हैं या घिरा हुआ है वो? भैंसा है, गैंडा है, भेड़ है, चीता है। चीता है, सर्प है, गैंडा है, बैल है। सिंह है, गैंडा है, बैल है, घड़ियाल है, चीता है, गैंडा है, भैंस है, और हाथी है। मित्र आपको ये बताना है कि यहाँ से
जो हमें मोहर मिले हैं उन मोहरों से कौन कौन से पशु उस पर अंकित हैं, हमें बस ये बताना है। ठीक, तो मित्र हमें एक चीज तो नहीं मिला है, वो मिला है चीता। तो क्या चीता है कहीं पर? हाँ, एक जगह पे चीता है। चीता हमें देखने को मिला है, तो चीता यहाँ पे भी है, चीता यहाँ पे भी है और चीता यहाँ पर भी है। तो ये तो कट गया, क्यों? क्योंकि चीता है नहीं तो होगा नहीं, जबकि चीता हमें मिला है। गैंडा भी हमें मिला है, तो गैंडा यहाँ पर भी है, गैंडा यहाँ पर भी है, गैंडा यहाँ पर भी है, तो नहीं कटेगा। भैंसा भी हमको मिला है, तो भैंसा यहाँ पर भी है और भैंसा कहाँ पर है? भैंसा यहाँ पर भी है। इनमें कहीं भैंसा है नहीं, तो ये भी आपका कट जाएगा। उसके बाद में एक आपको मिलता है, भेड़ तो है नहीं, एक है हाथी। तो चीता, गैंडा, भैंसा और हाथी, इन चार पशुओं की आकृतियां हमें उस पर अंकित मिलती हैं। क्लियर? मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त पशुपति शिव है, एक मोहर मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है। और ये त्रिमुखी पुरुष को एक चौकी के ऊपर पद्मासन मुद्रा पे बैठे हुए दिखाया गया। मतलब जो पशुपति शिव हैं, आदि योगी हैं, उन्हें चौकी पर पद्मासन अवस्था में दिखाया गया है। उनके सिर पर एक सींग तथा कलाई में कंधे पे ऐसे उनकी भुजाओं में चूड़ियां लदी हुई हैं। मूर्ति के दाहिने ओर एक हाथी, बाघ और बाईं ओर गैंडा एवं भैंसा खड़े हैं। तो भैंसा है, हाथी है, बाघ है और गैंडा है। चौकी के नीचे दो हिरन खड़े हुए दिखाए गए हैं, जिनमें से एक की आकृति खंडित अवस्था में है। मोहनजोदड़ो से आपको बृहद स्नानागार एवं विकसित अवस्था में घिरे हुए कुओं के भी अवशेष मिलते हैं। आप देखेंगे तो मोहनजोदड़ो की विशेषताएं क्या रही है कि यहाँ पे घरों में कुएं मिले हैं। कुओं का पूरा शहर के तौर पर भी हम इसे एक तौर पर देखते हैं, इसकी विशेषताएं रही हैं। अगले प्रश्नों पे हम चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया? कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। ये किसने कहा है? अशोक ने, समुद्रगुप्त ने, हर्षवर्धन ने या कृष्णदेव राय ने? तो ये जो स्टेटमेंट है मित्र, ये स्टेटमेंट किसका है? अशोक जी का है। क्लियर? ये बातें इन्होंने कहा कही हैं? तो बृहद शिलालेख 7 और 12 में अशोक ने स्पष्ट रूप से धार्मिक सहिष्णुता और सभी धर्मों के सह अस्तित्व को प्रोत्साहित किया है। वो इस बात पर भी जोर देते हैं कि आध्यात्मिक शिक्षकों साथ ही में हर किसी का सम्मान करना चाहिए, वह चाहे किसी भी धर्म का हो। हमें एक दूसरे के धर्म को भी मान्यता देनी चाहिए और सहिष्णुता की भावना होनी चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्नों पे। निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रानियों अशोक या राजा अशोक का उल्लेख किया गया है? कहने का सेंस ये है कि इनमें से कहां से अशोक का उल्लेख है, उसकी मूर्ति का उल्लेख किया गया है? कंगनहल्ली से है, सहबाजगढ़ी से है, सांची से है या फिर सोहगौरा से है? आपको ये बताना है कि यहाँ से कहां से ये चीज मिला है। तो मित्र ये वाला जो स्थल है वो कंगनहल्ली से मिला हुआ है। क्लियर? नजर डालते हैं एक बार। कंगनहल्ली वर्तमान में कहां पर है? तो ये एक कर्नाटक में है। और सबसे खास बात यह है कि यहाँ से जो आप अशोक का शिलालेख मिला है वहां पे राजो अशोक या फिर अशोक के रूप में उसे दर्शाया गया है। वहीं पर अगर मैं सहबाजगढ़ी की बात करूं, सहबाजगढ़ी और मानसेरा ये दोनों कहां पर है? ये ऊपर आपको पाकिस्तान वाले प्रांत में देखने को मिलते हैं। इनकी जो लिपि है वो खरोष्ठी लिपि में उत्कीर्ण कराया गया। अशोक का ये शिलालेख है और अशोक के प्रस्तर इस पे नहीं है, इसलिए सहबाजगढ़ी नहीं होगा। सहबाजगढ़ी और मानसेरा दोनों अशोक के अभिलेख हैं, ध्यान रखिएगा। वहीं पर अगर आप सोहगौरा की बात करेंगे तो सोहगौरा नैतिक शासन से संबंधित एक शिलालेख है। मौर्य काल अभिलेखों में आकार राहत एवं प्रशासनिक उपायों से संबंधित विभिन्न प्रकार के शिलालेखों पे भी हमें इनके वर्णन मिलते हैं। क्लियर? निम्नलिखित में से किसने सम्राट अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा था? तो ये किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। इसके आगे हमें इस पर बहुत नजर डालने की जरूरत नहीं है। जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि को पढ़ा, जो शुरुआती शिलालेखों और सिक्कों में हमें देखने को मिलता था। इस्तेमाल की जाने वाली ये दो लिपियां थी जिसे
1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा सांची के शिलालेखों की ब्राह्मी लिपि को पढ़ने के बाद फिर हम मौर्य काल के पुनर्निर्माण को काफी हद तक समझ पाए हैं और समझना संभव हो गया है। चूंकि जो अशोक के अभिलेख हैं वो उनकी जो लिपियां रही हैं वो और उनकी जो भाषा रही है वो, इसके बाद फिर हम धीरे धीरे समझने लगे हैं। अगर अशोक के अभिलेख आप देखेंगे तो खरोष्टी लिपि में भी मिलेगा, अरामाइक लिपि में भी आपको मिलेगा, साथ ही साथ में अन्य लिपियों में भी हमें देखने को मिलते हैं अशोक के अभिलेख। ठीक, प्राचीन काल के भारत पर आक्रमकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालक्रम है? मतलब भारत के प्राचीन काल में जो आक्रामक किया आए हैं या जिन लोगों ने आक्रमण किया है उनका सीक्वेंस क्रोनोलॉजी क्या है? यूनानी है शक कुषाण, यूनानी कुषाण शक, शक यूनानी कुषाण और शक कुषाण या फिर यूनानी मित्र। तो इनका जो क्रम है, सबसे पहले हिंद यूनानी आए, आपको यूनानी देखते हैं, यूनानी शक पहला और फिर सबसे बाद में कुषाण आए हैं। ठीक, तो हिंद यूनानी शक पहला और कुषाण, हिंद यूनानी शक और कुषाण आए हैं, ये आपका सही विकल्प होगा। ठीक, अगले प्रश्नों पे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्पमित्र शुंग ने किया, बिल्कुल सही है। पुष्पमित्र शुंग ने ही अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की नींव डाली थी। अंतिम शुंग शासक देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कर्ण ने किया और उसके राज सिंहासन को हथिया लिया। तो ठीक है, बिल्कुल सही बात है भाई। कहा जाता है ना कि जैसे को तैसा, ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि जो शुंग वंश है, शुंग वंश के बाद में फिर कर्ण वंश आए हैं। आंध्र ने कर्ण राजवंश के अंतिम शासक को पद से वंचित किया, ये भी सही है। कौन सा कथन सही है? तो इसके सभी के सभी कथन सही हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्पमित्र शुंग ने किया और यहीं से शुंग वंश की हमें स्थापना देखने को मिलती है। अंतिम शुंग शासक कौन था? वो देवभूति। देवभूति की हत्या उसी के मंत्री वासुदेव कर्ण ने किया, जो कि एक ब्राह्मण था। बाद में उस सिंहासन को हड़प करके फिर कर्ण वंश की स्थापना करता है। कर्ण वंश के अंतिम शासकों की मैं बात करता हूं तो आंध्रों में, जिन्हें हम सातवाहनों के नाम से भी जानते हैं, लगभग ईस्वी पूर्व इन्होंने कर्ण वंश का अंत के बाद में फिर मध्य भारत में सातवाहन वंश की स्थापना होती है। ठीक, प्रश्न नंबर 18, 1 और 2 को हमें देखना है और हमें बताना है कौन सा सही है या नहीं। अशोक के अभिलेखों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की उपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समदृष्टि के विचार का प्रसार किया। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन आपका सही है। तो अशोक के अभिलेखों को अगर आप ढंग से देखेंगे तो वो धर्मनिष्ठ की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण मानता था। इसीलिए आप देखेंगे कि अपने शिलालेखों में वो अपनी प्रजा को अपने पुत्र के तौर पर ट्रीट करता है। इससे हमें ये पता चलता है कि जनता के प्रति उसका जो रवैया या व्यवहार रहा है वो काफी समरसतापूर्ण रहा है। उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समदृष्टि के विचार का प्रसार किया, बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या भी करता है। क्लियर है? अगले प्रश्नों पे देखते हैं। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें जानकारी प्रदान करते हैं उनमें कौन सा सम्मिलित है? पहला और 10वां, पहला और 11वां, दूसरा और 14वां या फिर दूसरा और 13वां। देखिए, कुल मिला के ये कहा जा रहा है इस प्रश्न में कि अशोक के किस अभिलेख से हमें दक्षिणवर्ती राज्यों की जानकारी मिलती है। आपको ये बताना है कि हमें किस अभिलेख से अशोक के दक्षिणवर्ती राज्यों या सीमावर्ती राज्यों दक्षिण में उनकी जानकारी मिलती है। तो ये आपका दूसरा और 14वां शिलालेख है। मेनली दूसरा है, लेकिन दूसरे के साथ ही में आपका 14वां शिलालेख भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा और चौथा एक साथ अगर आप पढ़ेंगे तो आपको दक्षिण भारतीय राज्य देखने को मिलते हैं। ठीक है, अशोक के बृहद शिलालेख दूसरे और 13वां महत्वपूर्ण है क्योंकि वे संगम साम्राज्य के बारे में हमें जानकारी प्रदान करते हैं। क्लियर है? हमने क्या आपको बताया है, मैं एक बार चेक कर लूं। हाँ, दूसरा और 14वां, 13वां नहीं होगा। ठीक है, शिलालेख 2 में तमिल राज्यों का उल्लेख किया गया और अशोक के मौर्य साम्राज्य के दक्षिण राज्यों के बीच में संबंध
एवं कूटनीतिक वार्ताओं के बारे में जानकारी दी गई है। दूसरे शिलालेख में ही चोल, पांड्य और केरल पुत्र तथा सात्य पुत्रों के साथ संबंधों का वर्णन किया गया है। वहीं पर अशोक के शिलालेख संख्या 13 की अगर मैं बात करता हूं तो उस 13वें में कलिंग युद्ध एवं उनके परिणामों का वर्णन किया गया और इसी के बाद फिर अशोक धम्म, अहिंसा और विभिन्न क्षेत्रों में अपनी नैतिक शिक्षाओं के प्रसार के संदेशों को प्रारंभ कर देता है। अगले प्रश्नों पे, निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में सही नहीं है? इन पर उच्च कोटि की पॉलिश है, ये एक एकाश्मक है, स्तंभों का स्पॉट सुंडाकार है, ये स्थापत्य संरचना के भाग है। तो कौन सा सही नहीं है? हमसे पूछ रहा है अशोक के जो प्रस्तर स्तंभ है वो सही नहीं है, यह स्थापत्य संरचना के भाग नहीं है, बाकी तीनों के तीनों हमें सही देखने को मिलते हैं। अशोक स्तंभ वास्तुकला की विशेषताएं ये है कि ये ऊंचे एकात्मक स्तंभ पतले स्पॉट या पॉलिशदार सतह के साथ हमें देखने को मिलते हैं। इन स्तंभों के शीर्ष पर अक्सर हमें मूर्तियां, खासकर कोई पशु नजर आता है, जिससे कि अशोक के शासन और उनके नैतिक आदेशों के प्रतीक प्रसिद्ध सारनाथ का सिंह स्तंभ भी हमें देखने को मिलता है। कुछ स्तंभों में अशोक, उदाहरण के तौर पर सारनाथ स्तंभ जो कि उत्तर प्रदेश में है, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरराज ये कहां पर है? बिहार में है। लौरिया नंदनगढ़ और लौरिया अरराज ये भी कई बार पूछा गया है, बिहार में है दोनों, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस एक राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? मास्की, कलिंग, रुम्मनदेही या कालसी? अशोक के जितने भी शिलालेख अभिलेख आपको मिलेंगे उनमें से सिर्फ 4 जगहों पर अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है, अन्यथा अशोक ने अधिकांश अभिलेखों में अपने आप के लिए, खुद के लिए देवानाम प्रियदर्शी शब्द का प्रयोग किया है। लेकिन मास्की, गुर्जरा, नित्तुर और उदय गोलम ये वो 4 स्थल हैं जहां से अशोक के नाम खुद अशोक मिलते हैं, बाकी हर जगह पे देवानाम प्रियदर्शी शब्द का ही प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। इसलिए मास्की वाला जो है ए विकल्प आपका सही होगा। ठीक, कर्नाटक में पाया गया अभिलेख मास्की, मास्की कहां पर है? ये कर्नाटक में है। अशोक के व्यक्तिगत नाम यहां से स्पष्ट होते हैं और ये अन्य जगहों पे देवानाम प्रियदर्शी शब्द का प्रयोग किया है। अशोक द्वारा कलिंग के लिए जारी किए गए विशेष कलिंग अभिलेख में हिंसा से धम्म की ओर एवं उनके बदलाव पर प्रकाश डाला गया है, वह उनके नैतिक जीवन एवं नैतिक शासन को बढ़ावा देता है। कलिंग अभिलेख जो है वो याद रखिएगा। वहीं पर अगर मैं रुम्मनदेही शिलालेख की बात करता हूं तो रुम्मनदेही शिलालेख ये कहां से है, मिला है? तो लुम्बिनी स्तंभ शिलालेखों के रूप में भी इसे जाना जाता है। इसकी खोज रुम्मनदेही जो वर्तमान में कहां पर है? नेपाल में। रुम्मनदेही कहां पर है? नेपाल में है, याद रखिएगा। गौतम बुद्ध के जन्म स्थान के रूप में भी मान्यता प्राप्त है, जो कि अशोक की लुम्बिनी तीर्थ यात्रा और बौद्ध धर्म के प्रति उनके समर्पण की याद दिलाता है। ये सिर्फ इतना याद रखिएगा कि रुम्मनदेही अभिलेख कहां से मिला है? ये नेपाल में है, याद रखिएगा। और कालसी कहां पर है? कालसी जो है आपका ये उत्तराखंड में है। उत्तर भारत का एकमात्र कालसी अभिलेख है जो हमें उत्तर भारत से देखने को मिलता है। उत्तर भारत में इन्होंने अपने नैतिक शिक्षाओं को या फिर धर्म के प्रचार प्रसार के लिए शिलालेख बनवाए थे। गुप्त वंश के पतन को लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्ष के उत्थान तक, कहने का मतलब है कि गुप्त के पतन के बाद हर्ष के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों ने शासन किया? आपको ये बताना है कि किन लोगों भाई साहब ने किया है। तो मगध के गुप्त, कन्नौज के मौखरी, मालवा के परमार, देवगिरी के यादव, थानेश्वर के पुष्पभूति और बल्लभी के मैत्रक। मित्र, मालवा के, हाँ आप देखेंगे तो मगध के गुप्त इन्होंने किया है, कन्नौज के मौखरी ये भी हमें देखने को मिलते हैं, साथ ही में थानेश्वर के पुष्पभूति ये हमें मिलेंगे, बल्लभी के मैत्रक ये हमें मिलेंगे, लेकिन मालवा के परमार और देवगिरी के यादव नहीं मिलेंगे। इसलिए 22वें का जो विकल्प आपका सही होगा वो आपका कौन सा सही होगा? बी वाला सही होगा, क्योंकि कहीं पे भी 2 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है और 5 यहाँ नहीं है, इसलिए बी वाला विकल्प आपका सही होगा। क्लियर? मैंने आपको बता ही दिया है। भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यवाप तथा द्रोणवाप शब्द निर्दिष्ट करते हैं भूमाप को, विभिन्न मौद्रिक मूल्य के सिक्कों को, नगर की भूमि का वर्गीकरण या फिर धार्मिक अनुष्ठान के लिए।
आपको बताना है कि इनमें से कुल्पवाप किस चीज को इंडिकेट करते हैं, किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो ये प्रयोग किया जाता था भू माप के लिए। क्लियर? देखते हैं, गुप्त काल के दौरान निर्वात, कुलवाप, द्रोणवाप जैसे विभिन्न भू मापक के तौर पर प्रयोग किए जाते थे। बंगाल के शिलालेखों में कुल्पवाप एवं द्रोणवाप शब्द का प्रयोग किया गया है। ये भूमि माप की एक इकाइयां की थी या भूमि मापक के लिए प्रयोग किया जाता था। वाप शब्द का अर्थ होता है बोना, और वहीं पर कुलवाप का अर्थ होता है एक कुल अनाज बोने के लिए आवश्यक भूमि। वहीं पर द्रोणवाप एक द्रोण अनाज बोने के लिए भूमि का प्रयोग के क्षेत्र के तौर पर देखा जाता है। वहीं पर एक कुल 8 द्रोण के बराबर होता था। क्लियर? तो कुछ बेसिक्स इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो पीवाईक्यू के तौर पर। अच्छा, अभी भी एक प्रश्न बचा हुआ है। प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के संदर्भ में घंटसाला, कदूर और चौल विख्यात थे। विदेश व्यापार करने वाले बंदरगाह, शक्तिशाली राज्य की राजधानी, उत्कृष्ट प्रस्तर कला तथा स्थापत्य से संबंधित या फिर बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल। तो ये विदेश व्यापार करने वाले बंदरगाहों के तौर पर हम देखते हैं नगर, घंटसाला, कदूर और चौल। ठीक है? अगर आप घंटसाला देखेंगे तो वर्तमान में ये आंध्र प्रदेश में स्थित है घंटसाला। गुप्त काल के दौरान ये एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था। कदूर की आप बात करते हैं तो ये कर्नाटक में आधुनिक तटीय शहर के रूप में पहचाने जाने वाले कदूर को वाणिज्यिक एवं व्यापारिक महत्व वाले एक प्रमुख तटीय शहर के रूप में जाना जाता है। वहीं पे अगर आप चौल को देखेंगे तो वर्तमान में ये महाराष्ट्र में भारत के पश्चिमी तट पर स्थित चौल गुप्त काल के दौरान एक प्रमुख बंदरगाह शहर के तौर पर था। विशेष रूप से यहाँ से देखेंगे तो फारस और अरब के साथ विदेश व्यापार के सक्रिय केंद्र के तौर पर भी ये कार्य कर रहा था, वो है आपका चौल। तो चौल, कदूर और घंटशाला ये तीनों क्या रहे हैं? महत्वपूर्ण व्यापारिक बंदरगाह स्थल के तौर पर हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। अच्छा, मैं देखूं क्या कहीं और तो नहीं है। अच्छा, एक और भी है। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था? ताम्रलिप्ति, भाड़ौच, कल्याण या फिर कॉम्बे। तो आपको भी पता है कि गुप्त काल में जो व्यापारिक बंदरगाह रहा है वो क्या रहा है? ताम्रलिप्ति रहा है। ताम्रलिप्ति की अगर मैं बात करूं तो बंगाल की खाड़ी में स्थित एक प्राचीन शहर का नाम था, जिसे आधुनिक भारत के ताम्लुक से पहचाना जाता है। ताम्रलिप्ति संभवतः प्रारंभिक ऐतिहासिक भारत के व्यापार और वाणिज्य के सबसे महत्वपूर्ण शहरी केंद्रों में से एक था, जो चीन के साथ रेशम मार्ग के व्यापार करने के लिए जाना जाता था। ठीक है? सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। गुप्त, चंदेल, चालुक्य और पल्लव, बादामी, पनमैल, खजुराहो और देवगढ़। ठीक है? मिलाना है तो गुप्त शासक देवगढ़ का अगर दशावतार मंदिर देखेंगे तो ए का क्या हो जाएगा? ए का आपका चौथा हो जाएगा। वहीं पर अगर आप पल्लव की देखेंगे तो मनपैल है, या फिर अगर आप इस सही तरीके से देखते हैं तो चंदेल, चंदेल खजुराहो, तो आपका क्या हो जाएगा? बी का तीसरा हो जाएगा। तो ए वाला विकल्प आपको देखने को मिल जाएंगे। वहीं पर अगर आप देखेंगे पल्लव कांची या पनमैल है, पांड्य मदुरै से हैं, चालुक्य बादामी वातापी से शासन करते थे, उत्तर भारत में गुप्त देवगढ़ से जुड़े थे, चंदेल बुंदेलखंड और खजुराहो से जुड़े हुए थे। तो ये मेनली कुछ प्रश्न थे जो मैंने आपके साथ साझा किया है। ठीक है? आज हो क्या रहा है? मेरा टारगेट था कि मैं 20-22 प्रश्न ही कराऊंगा, लेकिन शायद कुछ ज़्यादा ही प्रश्न हो गए हैं। अच्छा, मैं देख लूँ कितने प्रश्न हैं, फिर मैं उसी। अच्छा, बस एक ही प्रश्न है। ठीक है। देखिए, मेरी कोशिश है कि वीडियो बहुत लंबा ना होने पाए, क्योंकि कल का वीडियो लंबा हो गया था। बट कोशिश सिर्फ ये है कि 30 मिनट से 45 मिनट का ही हम वीडियो रखेंगे। 20-25 प्रश्न डेली कवर करने की कोशिश करेंगे। और अगर हम 20-25 प्रश्न डेली भी कवर कर रहे हैं, 10-15 दिन कवर करेंगे, तो मान के चलिए कि 250-300 प्रश्न होंगे। और 250-300 प्रश्न अगर हम पीवाईक्यू को अच्छे पीवाईक्यू तैयार कर ले रहे हैं तो हमारा काम चल जाएगा। बहुत आसान वाले प्रश्न आप कर लेते हैं, लेकिन जो आसान से थोड़ा सा मॉडरेट होते हैं वहां गड़बड़ कर देते हैं। तो हमारी कोशिश है कि हम उन्हीं को देखने की कोशिश करें। ठीक है? प्रश्न संख्या 27। 27 के बाद क्या और भी प्रश्न है मित्र? नहीं, 27 के बाद कोई और प्रश्न नहीं है। सही कालक्रम में हमें व्यवस्थित करना है। पटपरा जमाओ, खेतोही जमाओ, बाघोर जमाओ और सिहावल जमाओ हमें व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आपका सिहावल जमाव आएगा, उसके बाद में आपका पटपरा जमाव आएगा,
तो 4 और 1, 4 और 1, 4 1 बी वाला विकल्प आपका सही होगा। क्लियर है? ऑप्शन को देखेंगे। सोन नदी घाटी में सबसे पहले 1963 में निसार अहमद ने 35 पुरा स्थलों की उपकरणों की खोज की थी। इसके बाद गोवर्धन राय शर्मा ने 1975 से लेकर के 1977 के मध्य वर्ग विश्वविद्यालय के जीडी क्लर्क के साथ में विस्तृत सर्वेक्षण कर लगभग 300 पुरा स्थलों की खोज की है। इसके बाद विलियम और कीथ रायस ने कई जमाओं को खोजकर उनके उजागर किया। उनका क्रम किस तरीके से है वो हम अब देखेंगे। सिहावल जमाओ, पटपरो जमाओ, बाघोर जमाओ और खेतैया जमाओ, ये इनका सीक्वेंस है। सिहावल जमाओ सबसे निचला जमाव है जो सिंहासल नामक पुरास्थल से मिला हुआ है। पटपरा जमाव ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश से मिला है। यहाँ से लाल रंग के 10 मीटर मोटा जमाव मिला है। और बागोर जमाव मध्य सोन घाटी से हमें मिला है। सो फाइनली हम लोग यहाँ तक अपने प्रश्न को कवर कर चुके हैं। सेशन कैसा रहा ये आप जरूर कमेंट कर दिया करिए, क्योंकि आपके कमेंट से हमें बहुत नई सारी चीजें पता चलती हैं। क्योंकि अगर आप क्लास में होते, ऑफलाइन बैच होता, तो हम आपसे पूछ पाते, आप हमसे पूछ पाते, लेकिन हम और आप सिर्फ एक प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। आप उस तरफ हैं और मैं इस तरफ हूँ, हमारे और आप में बस इतना ही अंतर है। तो आपकी बातें हम तक सिर्फ कमेंट के माध्यम से ही आ सकती हैं, और वो हमारे लिए प्रेरणादायक भी होते हैं। अच्छा है तो, बुरा है तो, कहाँ बेहतर किया जा सकता है, क्या चीज़ें और आपको समझ में आती हैं या क्या आप और चाहते हैं, ये सारी चीज़ आप कमेंट के माध्यम से हमारे साथ साझा कर सकते हैं। मिलते हैं अपने अगले सेशन में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।